अध्याय 16 एक ऐसा खलनायक बने जो ज्यादा बात न करता हो। क्या तुम्हें उस महिला की परवाह नहीं थी? अब तुम दोबारा चिंता क्यों करने लगे हो? भाई ओम ने अपनी सिगरेट का एक तेज कश लिया और इससे पहले कि गूताओ कुछ बोल पाता, उसने अपने अधीनस्थों को उसे बेरहमी से पीटने का आदेश दिया। गूताओ जिसने माँ का चित्र बनाया। आमतौर पर परिवार की दौलत पर निर्भर रहने वाले, क्या आप हमें अपने गुंडे बनने देंगे? क्या तुम्हें पता है कि अभी अभी वो मेरा पहला प्यार था? मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, तुम घटिया कमीने। भाई ओम ने गूताओ को बेरहमी से पीटने के लिए एक दर्जन गुंडों को बुलाया, जबकि जियांग यांग चट्टान पर लेटा हुआ मजे से यह सब देख रहा था। और इसी क्षण जियांग यांग को अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उन 5 छात्रों में से एक की नाक पर चोट के निशान थे और चेहरा सूजा हुआ था। क्या वह उसका छोटा भाई नहीं है? चूंकि मूल मालिक बेहद अमीर और युवा है, इसलिए उसके पास चापलूसों का एक समूह जरूर होगा। और जिस लड़के का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था, वह जियांग यांग के छोटे भाइयों में से एक ली शुन था। यह दूसरी पीढ़ी का एक ऐसा परिवार है जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति है। मूल मालिक और दूसरे पक्ष के लोग जूनियर हाई स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि परिवार को ही देखें तो जियांग यांग और ली शुन के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ली शुन स्नेह को महत्व देती है और उसके साथ घुलना मिलना आसान है, और उसने जियांग यांग का विश्वास जीत लिया है। गान। क्या बात क्या बात। जियांग यांग बेबस है। उसकी यादों में यह उन कुछ अच्छे दोस्तों में से एक है जो मूल मालिक के साथ थे। उनकी दोस्ती कई सालों से चली आ रही थी। अगर उसकी मौत यहीं हो गई तो बहुत दुख होगा। क्या बकवास है, जियांग यांग ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, अपने छोटे भाई से मिलने का मौका ढूंढते हुए, जिसे दूसरों ने पकड़ रखा है। यह कुछ हद तक नायक की कहानी जैसा क्यों लगता है? मूल पुस्तक में भी ऐसे कई दृश्य हैं, क्या ये फैन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने नायक का मौका छीन लिया, उसकी किस्मत का कुछ हिस्सा छीन लिया और कथानक को भी बिगाड़ दिया? असल जिंदगी अक्सर कहानियों से भी ज्यादा खराब होती है। ताइजी झील पर भाई ओम ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए गूताओ को बुरी तरह पीटा और सीधे गुप्त लोक के द्वार में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी घड़ियां वहीं रोक दी और बाकी लोगों को कतार में खड़े होकर पीछे इंतजार करने को कहा। ऐसा लगता है कि यह एक एक करके किया जाने वाला प्रयोग है। कितना क्रूर है, मुझे यह पसंद है। जियांग यांग को नहीं पता था कि ये जोशीले लड़के लिंजियांग विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश पा गए। लेकिन जब दुनिया का अंत शुरू हुआ तो इन आध्यात्मिक लोगों ने शुरुआती चरण में कुछ छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। लड़ने और मारने का साहस करो, अंत समय में ही बचने का रास्ता हो सकता है। एकमात्र कमी यह है कि इन आध्यात्मिक लोगों की कोई संस्कृति नहीं होती और उनके रिश्तेदार उन्हें आसानी से त्याग सकते हैं, और वे खुद को चुने हुए लोग और इस लोक की संतान मानते हैं। इस समय भाई योंग के चेहरे पर महत्वाकांक्षी और अभिमानी मुस्कान थी। उसने चारों ओर देखा और अपने आसपास के खूबसूरत विश्वविद्यालय के वातावरण की प्रशंसा की। वे पहले कभी ऐसी जगह में प्रवेश नहीं कर पाए थे। जब दुनिया का अंत होने वाला था तो उन्होंने अराजकता का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश की, कई जोबी को मार डाला और छात्रों के एक समूह को पकड़ लिया। पीछे समूह बनाकर बैठी 6 महिला कॉलेज छात्राओं को देखकर भाई योंग की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अभी उन्हें छूने का समय नहीं था। अंत के आरंभ में शक्ति संचय करना ही राजसी तरीका है। उस समय आप जितनी चाहे उतनी महिलाओं को अपने वश में कर सकते हैं। ली शुन को छोड़कर, जिसे घसीटकर अलग ले जाया गया और अकेले पीटा गया, बाकी 4 लड़के एक साथ हडल हो गए। भाई ओम ने इन आदमियों की कायरता देखी और चुपके से उन्हें कुछ समय के लिए दबाने की योजना बनाई। उन्हें मौत के घाट उतारने की कोई जरूरत नहीं थी और उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता था। आखिरकार खरगोश जल्दबाजी में ही काटते हैं। उसने 6 महिला कॉलेज छात्राओं में से सबसे कम आकर्षक दिखने वाली छात्रा पर नजर डाली, उसकी ओर इशारा किया और अपने छोटे भाइयों से कहा, तुम उस महिला को पकड़ो और उसे किसी गुप्त स्थान पर फेंक दो ताकि रास्ता पता चल सके। जाहिर है भाई ओम को पहले ही पता चल चुका है कि यह गुप्त क्षेत्र का द्वार है। उसके शब्द समाप्त होते ही चोटिल नाक और सूजे हुए चेहरे वाला ली शुन अचानक सामने आया और भाई ओम की ओर दौड़ पड़ा। कुत्तों का झुंड मेरी ली शुन की औरत को छूने की हिम्मत कैसे करते हैं? हालांकि वह लड़की दिखने में साधारण सी है, फिर भी वह ली शुन के दिल की पहली पसंद है। भाड़ में जाओ। ली शुन अब योंगे का प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके करीब पहुंचने से पहले ही योंगे ने उसे लात मार दी और बाकी के जोशीले साथियों ने तुरंत उसे घेर लिया। यह दृश्य देखकर जियांग यांग छिपने के बजाय सीधे बाहर निकल गया। बॉस, कोई तो आओ। जैसे ही मानसिक रूप से बीमार लड़के ने जियांग यांग को पाया, वह अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा और एक लंबी काली छुरी ने उसकी छाती को भेद दिया। जियांग यांग ने अपनी चाकू निकाली और झट से दूसरे बदमाशों को मार डाला। समय यात्रा के बाद ऐसी किसी चीज को मारने के लिए वह मानसिक रूप से पहले से ही तैयार था। यह दुनिया का अंत है और लोगों को मारना और सामान लूटना आम बात है। सामान्य तौर पर इस तरह की कहानी में नायक आगे आकर इन बदमाशों से बातचीत करेगा, और जब वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते या बातचीत अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तो नायक अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके घेराबंदी तोड़ेगा, बदमाशों को मार गिराएगा और अपने प्रिय रिश्तेदारों और दोस्तों को बचाएगा। लेकिन जियांग यांग अलग है, वह विमान का पुत्र नहीं है। नायक के विपरीत संबंध में वह खलनायक से संबंधित है। खलनायकों की मृत्यु का सबसे आम तरीका बहुत ज्यादा बोलना है। इसलिए जियांग यांग ने सीधे, बिना दया दिखाए, हत्या करने का विकल्प चुना और एक ऐसे शिकारी की तरह व्यवहार किया जो ज्यादा बोलता नहीं है। अभी जब जियांग यांग पीछे के पहाड़ पर था तो उसने कई मृत जोबी देखे और उनके सिर और धड़ दोनों पर भारी चोटें आई थी। यह देखा जा सकता है कि लोगों के एक समूह ने एक जोबी पर हमला किया, जिसमें कुछ हद तक संगठन तो था लेकिन जरा भी कौशल नहीं था। अमेरिकी टीम कितने आम लोगों को हरा सकती है? जियांग यांग ने एक बार जीहू में ऐसी ही समस्या देखी थी। इस समय वह जवाब दे सकता है और 9 गुंडे कोई समस्या नहीं है। सामान्य लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक शारीरिक क्षमता होना 5 लोगों की ताकत के बराबर सरल बात नहीं है, बल्कि यह है कि 1 और 1 का योग 2 से अधिक होता है। जियांग यांग के अखाड़े में प्रवेश करने के आधे मिनट से भी कम समय के भीतर 9 के 9 गुंडे हुआंगवान रोड पर पाकौर करने चले गए। दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं है, न तो ताकत, गति और न ही शारीरिक शक्ति एक समान स्तर पर है।
कैप्टन अमेरिका का सीरम हर तरह से फायदेमंद है। इन लोगों के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं है, और अगर वे पलटवार करते भी हैं तो यह खुजली मिटाने जैसा है। मई जा, भाई जियांग तुम इतने शक्तिशाली कब बन गए? ली शुन की आंखें चौड़ी हो गई और उसने जियांग यांग को घूर कर देखा, जो मानो स्वर्ग से उतरा कोई देवता हो। बाकी लोगों ने भी अपने सिर उठाए, मानो वे जियांग यांग नाम से कुछ हद तक परिचित हो। कैंडो क्लब में कियू चान का शरीर एक नर्तक की तरह फुर्तीला और आकर्षक है। वह अपने हाथ में तांग चाकू लहराते हुए आसपास के जोबी के शरीर पर घाव छोड़ता जाता है। वह केवल 1 वर्ष के लिए कैंडो क्लब में शामिल हुई और कैंडो क्लब की तुरुप का पत्ता बन गई। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसमें कोई विशेष प्रतिभा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करती आ रही है और वह मार्शल आर्ट से जुड़े परिवार से आती है। जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो कई लोग चीड़ के शंकुओं, बिजली के झटकों और लगातार 5 कोड़ों के बारे में सोचते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। कुछ मार्शल आर्ट में अभी भी कुछ खास बात है। मास्टरमाइंड ने भी युवावस्था में कई गुरुओं से मुलाकात की, लेकिन उन गुरुओं ने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया। बाद के वर्षों में उन्होंने जो कुछ देखा और सुना, उसके आधार पर खुद को भी एक गुरु समझने लगे। इसी क्षण कियू चान ने एक जोबी के कंधे पर वार किया, फिर उसकी पतली कमर थोड़ी झुकी, उसकी कलाई उलट गई और ब्लेड ऊपर की ओर इंगित करते हुए सीधे जोबी के सिर को भेद गया। क्या इन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए सिर्फ सिर पर गोली मारना ही एकमात्र उपाय है? कियू चान की भौहें थोड़ी सी कांप उठी। ये सभी ज़ॉम्बी उसके पुराने कैंडो क्लब के सदस्य थे। हालांकि वे ज़ॉम्बी बन गए थे, फिर भी वह अकेले इन लोगों को मारना स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा इन लोगों के ज़ोंबी बनने के बाद उनके शरीर पर मौजूद मांस और खून सड़ गया था और एक घिनौनी दुर्गंध आ रही थी। बहुत बदबू आ रही है। कियू चान ने अपनी नाक ढकी, तेजी से आते ज़ोंबी को लात मारकर दूर भगाया और थोड़ी दूर पर खड़े एक लंबी गर्दन वाले ज़ोंबी को देखा। सामान्य ज़ॉम्बी के विपरीत इस ज़ॉम्बी की गर्दन मोटी और लंबी है और इसके सिर में कुछ विकृतियां हैं। इसके चेहरे पर कई हड्डियों की प्लेटें हैं और इसके मुंह में अनगिनत नुकीले दांत हैं। कितनी बदसूरत चीज है। कियू चान ने धीरे से थूका, उसकी आवाज जीवंत और सुहावनी थी। उसने चाकू को दोनों हाथों में पकड़ा, अपनी कमर नीचे की और एक ही चाकू से सब कुछ काटने की गति धारण कर ली। अजीब बात यह थी कि उसके होठों के कोने पर एक उत्साहित मुस्कान उभर आई। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन असली चीज को काटने में सक्षम होने का एहसास काफी अच्छा लगता है। शब्द पूरे होने से पहले ही कियू चान तेजी से बाहर निकल गई। तांग दाओ उसके हाथ में घूम रहा था। किसी न किसी कारण से कियू चान को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके हाथ में मौजूद चाकू में कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि यह उसकी घबराहट के कारण था या किसी अन्य कारण से, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मेरे हाथ में मौजूद तांग चाकू गर्म हो रहा है और मेरे शरीर पर एक गर्म धारा प्रवाहित हो रही है। यह तो भ्रम ही होगा, है ना? कियू चान ने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। वह अपनी तलवार से पूरी तरह जुड़ गई और अपने सामने मौजूद जोबी से निपटने में जुट गई। यह जानने के बाद कि जोबी की कमजोरी उनके दिमाग में होती है, कियू चान साधारण जोबी से आसानी से निपटने में सक्षम हो गया। आखिरकार इस स्तर पर ज़ॉम्बी अभी शून्य स्तर पर है, उनकी गति और ताकत कम है और उनकी प्रतिक्रिया धीमी है। मार्शल आर्ट का थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से ज़ॉम्बी को मार सकता है। चिंता की एकमात्र चीज ज़ोबी वायरस है। आखिरकार ज़ॉम्बी को दर्द महसूस नहीं होता, वे तो बस किसी को पकड़ते ही काट लेते हैं। कियू चान द्वारा साधारण ज़ोबी को मारने के बाद उसने लंबी गर्दन वाले ज़ोबी से लड़ना शुरू कर दिया। तलवारबाजी के मामले में भावी महिला तलवारबाज, जो एक अद्वितीय शक्ति का भंडार है, पहले से ही बेहतर होती जा रही है। ताइजी झील की ओर जियांग यांग गुप्त क्षेत्र के द्वार पर पहुंचा। भाई जियांग, क्या आप सचमुच अंदर जाना चाहते हैं? भाई जियांग, अंदर बहुत खतरा है। कई लोग अंदर गए लेकिन वापस नहीं आए, सावधान रहना। ली शुन और उसकी प्रेमिका झांग याओ वहीं खड़े होकर जियांग यांग को अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन जियांग यांग द्वारा अभी अभी दिखाई गई ताकत को याद करके उसने अपने सारे शब्द निगल लिए। आधे मिनट में 9 बदमाशों को मार डालना निश्चित रूप से सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। बेशक तुम दरवाजे पर पहरा दो और बाद में मेरे पीछे आ जाना। जियांग यांग ने ली शुन के कंधे पर थपथपाया और दूसरे पक्ष का संदेश उसकी आंखों के सामने आ गया। नाम ली शुन, संविधान 7, आत्मा 10, शारीरिक फिटनेस 6, व्यवसाय कोई नहीं, स्तर 0 स्तर, क्षमताएं कोई नहीं, कौशल कोई नहीं, निष्ठा 79। जियांग यांग को केवल 2 ही चीजें नजर आती थी, एक वफादारी और एक भावना। ली शुन की उसके प्रति वफादारी 79 तक पहुंच गई है। वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है और वह उसे अपने साथ ले जाने पर विचार कर सकता है। अपनी टीम बनाने के लिए सबसे पहले सदस्यों की प्रतिभा और युद्ध क्षमता को नहीं, बल्कि उनकी वफादारी को देखना चाहिए। स्पष्ट है कि ली शुन उन चापलूसों के बराबर नहीं है, वह एक सच्चा भाई है। बात सिर्फ इतनी है कि विरोधी का मनोबल 10 तक पहुंच गया है। आम लोगों का उच्चतम मनोबल 10 होता है। इस व्यक्ति ने इसे कैसे प्राप्त किया? जियांग यांग ने कुछ देर सोचा और उसे अपनी यादों में एक दृश्य याद आ गया। यह कहानी ली शुन की थी, जिसमें वह मूल मालिक को यह दिखावा कर रहा था कि उसने रातों रात कितनी लड़कियों को मार डाला है और ईंधन खत्म होने के बाद अपनी इच्छा शक्ति से आखिरी लड़की को मारने की कहानी थी। हालांकि झांग याओ से मिलने के बाद ली शुन ने फिर कभी लड़कियों से मिलने के लिए बाहर जाना नहीं चाहा। मूल मालिक अब भी उस पर हंसता था। ली शुन ने जवाब दिया, मैंने कई सुंदरियों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन यह इकलौती लड़की है जो एक सार्थक जीवन जीती है और मैंने इस जीवन में काफी कुछ हासिल कर लिया है। अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बस दरवाजे पर नजर रखिए। जियांग यांग ने बाकी लोगों पर एक नजर डाली। ली शुन और झांग याओ के अलावा वहां 4 लड़के और 5 महिलाएं मौजूद थी। ली शुन को किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाने के लिए जियांग यांग ने आह भरी और उन लड़कों के पैर तोड़ दिए। लेकिन जब उसने पहल की तो उसने बड़े गर्व से कहा, तुम कमीने, तुम चारों मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही स्कूल की लड़कियां इसी तरह से फंसी हुई हैं। मेरे भाई के अलावा किसी ने पहल क्यों नहीं की? कुछ देर तक चीखें जारी रही। किसी को नुकसान पहुंचाना मना है और बचाव करना अनिवार्य है।
अंतिम दिनों में पूर्व वाक्य को नजरअंदाज किया जा सकता है। जब तक यह मेरे लिए खतरा है, मैं इससे यथासंभव छुटकारा पा सकता हूँ। आखिरकार मैं ही तो भाग्य के पुत्र के खिलाफ हूँ। जियांग यांग ने प्राचीन काले सोने का चाकू निकाला और गुप्त क्षेत्र के द्वार में प्रवेश किया। चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और फिर आसपास का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। सुनहरी रोशनी के बाद अनंत अंधकार है और उस अंधकार में एक विशाल ऊर्ध्वाधर पुतली दिखाई देती है। ऊर्ध्वाधर पुतली के सामने खड़े होकर जियांग यांग को केवल यही महसूस हुआ कि वह बेहद छोटा है। और जियांग यांग से कुछ ही दूरी पर एक महिला जमीन पर लेटी हुई थी। वह गूताओ थी और वह महिला जिसे गूताओ ने अभी अभी धक्का देकर अंदर धकेला था। जियांग यांग जांच करने के लिए पास गई। दोनों में से किसी के भी शरीर पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन उनके जीवन के संकेत खत्म हो चुके थे। मूल पुस्तक में असफल व्यक्ति की मृत्यु के समय उसे कोई चोट नहीं लगेगी, बल्कि उसकी आत्मा का बलिदान किया जाएगा। इसी क्षण जियांग यांग के शरीर पर एक अजीब सा बल लगा। यह गुप्त क्षेत्र के द्वार की पहचान विधि है। यह धक्का लोगों को गुप्त क्षेत्र के द्वार से बाहर धकेल देगा और जो लोग परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें केवल एक कदम आगे बढ़कर इस धक्के का विरोध करना होगा, जिसका अर्थ है कि परीक्षा शुरू हो गई है। इसी क्षण जियांग यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में उसके सामने का दृश्य फिर से बदल गया। वह व्यक्ति खंडहरों तक पहुंचा और खंडहरों के बाहर ज़ॉम्बी का एक समूह उसे घूर रहा था। पहला स्तर, बहुत जाना पहचाना। जियांग यांग मूल पुस्तक में ये फैन द्वारा स्तर को पार करने वाले हिस्से से बहुत अच्छी तरह परिचित है। यह पहला स्तर है। वे ज़ॉम्बी 0 स्तर के ज़ॉम्बी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है। इस लेवल को पार करने के लिए आपको उन ज़ॉम्बियों को मारना होगा। मूल पुस्तक में ये फैन ने उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आसपास के खंडहरों का इस्तेमाल किया था और जियांग यांग को इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। उसने बस काले सोने की प्राचीन छुरी उठाई और सीधे काम कर दिया। जैसे ही अर्धचंद्राकार चंद्रमा दिखाई दिया, 6 ज़ॉम्बी तुरंत मारे गए। उस प्राचीन काले सोने के चाकू की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि जियांग यांग को कैप्टन अमेरिका का सीरम भी इंजेक्ट किया गया था और उसने चेन मेल पहन रखा था। पहला स्तर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बल्कि थोड़ा आसान है। जियांग यांग एक प्राचीन काले सोने के चाकू को खोलता और बंद करता है, जिसे संख्यात्मक दानव कहा जा सकता है। उसे किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, वह केवल उपकरण का उपयोग करके इसे कर लेता है। पहला चरण सुरक्षित रूप से पार कर लिया गया और दूसरा चरण शुरू हुआ और आसपास का दृश्य बंजर भूमि में बदल गया। इस बार जो राक्षस प्रकट हुआ वह एक विकृत जानवर था, एक विकृत पक्षी था। ताइजी झील से 700 मीटर दूर कैंडो क्लब में मुकाबला और भी गर्मा रहा है। कियू चान की आंखें ठंडी थी और तांग दाओ ने वार किया, जिससे लंबी गर्दन वाले ज़ॉम्बी के चेहरे पर चाकू का निशान बन गया। जिन लोगों ने फिल्में और टीवी शो देखे हैं, वे जानते हैं कि ज़ॉम्बी में ज़ॉम्बी वायरस होते हैं, इसलिए कियू चान इस ज़ॉम्बी से टकराव से बच रही है। कुछ ही दौर के टकराव के बाद उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। दूसरी ओर इस ज़ॉम्बी पर कियू चान ने कई बार वार किए, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं आई। अपनी कुशलता पर भरोसा करते हुए कियू चान ने इस जानवर के सिर और गर्दन पर एक से अधिक बार वार किए, लेकिन इससे उसे जानलेवा चोटें नहीं आई। इस ज़ॉम्बी की गर्दन पर बहुत सख्त त्वचा और सिर पर एक हड्डी की प्लेट है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। यह बदसूरत चीज काफी प्रतिरोधी है। कियू चान की आंखों में भय साफ झलक रहा था, लेकिन इससे भी बढ़कर लड़ाई के रोमांच को उजागर करना है। साधारण ज़ॉम्बी ही उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के ताजगी भरे अनुभव का मौका देते हैं, लेकिन इस ज़ॉम्बी ने उसे लड़ाई के रोमांच का पूरा अनुभव करने का मौका दिया। हालांकि हमेशा थके रहने का यही समाधान नहीं है। इससे उबरने के लिए क्या करना चाहिए? अचानक उसके हाथ में मौजूद तांग दाव से एक गर्म धारा निकली, जो बांह से होते हुए पूरे कोमल शरीर में फैल गई और अंत में कियू चान की आंखों में समा गई। यह क्या है? कियू चान को अपनी आंखों में जलन महसूस हुई और उसी समय लंबी गर्दन वाले ज़ॉम्बी के शरीर पर कुछ लाल धब्बे दिखाई दिए, एक गोड़ी पर और एक पीठ पर। क्या यह इस चाकू का असर है? कियू चान ने खुद से कुछ बुदबुदा निकाल लिया। चाकू की नोक लंबी गर्दन वाले ज़ॉम्बी की गोड़ी पर लगी, जो उसकी आंखों में मौजूद लाल धब्बे के समान थी। हड्डी की थाली के टूटने की आवाज सुनाई दी और ज़ॉम्बी के चेहरे पर लगी हड्डी की थाली पूरी तरह चकनाचूर हो गई। थाली के नीचे नग्न मांस और खून से सना एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। पता चला कि ये लाल बिंदु कमजोरियां हैं। यह एक खामी है। कियू चान के होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे और ज़ॉम्बी प्रकट हो गए, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके हाथ में मौजूद चाकू में ऐसी चमत्कारी शक्ति थी। तुम्हें मारूं। कियू चान ज़ॉम्बी के करीब पहुंची। उसका शरीर तितली की तरह फुर्तीला था और उसने सुंदर कदमों से एक के बाद एक चाकू से ज़ॉम्बी की कमजोरी को चकनाचूर कर दिया। यह तांग दाव फैन पिन नहीं है। कियू चान की आंखें चमक उठी और ज़ॉम्बी प्रकट हो गए। इस चाकू का लंबा इतिहास है, इसलिए इसमें कुछ जादुई तत्व होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना? यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कियू चान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने अपने हाथ में पकड़ी तांग छुरी को खोला और बंद किया। उसके शरीर में दौड़ती गर्म ऊर्जा ने उसकी थकान दूर कर दी और उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से वापस आ रही थी। दिलचस्प, चलो देखते हैं इस चाकू में और क्या अजीब है। कियू चान का शरीर किसी भूत की तरह था। वह आसपास के ज़ॉम्बी के नुकीले पंजों से बचने के लिए एक तरफ मुड़ गई और चाकू की नोक से ज़ॉम्बी के छेद को कुरेदने लगी। पलक झपकते ही कियू चान के शरीर पर एक प्रचंड सांस फैल गई और अनगिनत ऊष्मा धाराएं तैरते हुए अजगर की तरह कियू चान के शरीर में प्रवेश कर गईं। और जब ज़ॉम्बी को चाकू मारा गया तो उसका पूरा ऊपरी शरीर पल भर में ऐसे फट गया जैसे उस पर कोई ट्रक चल गया हो और निचला शरीर भी जमीन पर गिर गया। कियू चान गर्व से उसके पीछे खड़ी थी और एक हाथ में कृपाण पकड़े हुए थी। यह तो बस एक ज़ॉम्बी है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई और राक्षस मेरी छुरी के लायक है। गुप्त क्षेत्र के द्वार पर जियांग यांग ने एक हाथ में किंगपेंग पक्षी का पंजा पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में प्राचीन काले सोने के चाकू से जोरदार प्रहार किया। लड़ने का तरीका क्रूर और निर्मम है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौशल का अभाव है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसमें कौशल का कोई स्थान नहीं है। क्या आप ईश्वरीय वेशभूषा पहनकर भी खुद को नहीं हरा सकते?
जियांग यांग ने एक ही वार में किंगपेंग का सिर काट दिया और प्राचीन काले सोने के चाकू ने देर से हुए घाव की भरपाई कर दी। मूल पुस्तक में ये फैन ने भी इस प्राचीन काले सोने के चाकू का उपयोग करके ही स्तर पार किया था। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये फैन चोट को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही टाल सकता है और जियांग यांग 10 मिनट तक देरी कर सकता है, जिसका संबंध उसकी अपनी युद्ध क्षमता से होना चाहिए। तीसरे स्तर पर एक काली आकृति है जिसके हाथ में एक विशाल तलवार है। पेशेवर शिकारी की अंतर्दृष्टि से कोई जानकारी नहीं मिली और यह काली छाया पूरी तरह से इस रहस्यमय क्षेत्र की एक आभासी रचना थी। मूल पुस्तक में तीसरे स्तर पर मौजूद शैडो सबसे आम बुनियादी लड़ाकू है। एक प्रथम स्तर का बुनियादी योद्धा पेशा जिसमें सामान्य लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक शारीरिक क्षमता होती है और ब्रॉड स्वॉर्ड स्लैश नामक एक कौशल होता है। उपन्यास में ये फैन तीसरे स्तर पर लगभग असफल हो गया था क्योंकि इस पेशेवर की काली छाया आक्रमण शक्ति लगभग काली सोने की प्राचीन तलवार की ऊपरी सीमा से अधिक थी। काले सोने के प्राचीन चाकू से चोट को विलंबित करने की भी एक ऊपरी सीमा होती है और यह ऊपरी सीमा उपयोगकर्ता की युद्ध क्षमता के साथ बदलती रहती है। बिना कुछ कहे जियांग यांग सीधे अंदर चला गया। आभासी दुनिया से उभरी काली छाया में युद्ध कौशल अत्यंत उच्च स्तर का था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना जियांग यांग से हुआ। शारीरिक क्षमता प्रतिद्वंदी से अधिक है, उपकरण प्रतिद्वंदी से बेहतर है और कौशल भी प्रतिद्वंदी से बेहतर है। संख्यात्मक कौशल से जबरदस्त प्रहार करना, एक ही शक्ति से सभी तरीकों को ध्वस्त कर देना। उस काली आकृति के आने से पहले ही जियांग यांग ने अर्धचंद्राकार वार किया और फिर उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस काले आकृति की युद्ध शक्ति अभी अभी के किंगपेंग पक्षी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके युद्ध कौशल बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब इसका सामना क्षैतिज रूप से धक्का देने वाले जियांग यांग से होता है तो यह केवल इस जगह से नफरत कर सकता है। लगातार 3 स्तर पार करने के बाद जियांग यांग ने प्राचीन काले सोने की तलवार को रख दिया। वह जानता था कि चौथा और 5वां स्तर जो प्रकट होना चाहिए था कभी प्रकट नहीं होगा। इस रहस्यमय दुनिया में कोई समस्या है। मूल पुस्तक में ये फैन को बाद में ही पता चलता है कि इस रहस्यमय क्षेत्र में 5 स्तर हैं। चौथा और 5वां स्तर बेहद कठिन है और इन्हें पास करना लगभग असंभव है। हालांकि कुछ विशेष कारणों से इस समय इस गुप्त क्षेत्र में चौथे और 5वें स्तर प्रकट नहीं होंगे। ये तो आपकी किस्मत ही है, अब आपने मेरे लिए शादी का जोड़ा बना दिया। इसी क्षण आसपास का दृश्य बदलने लगा और मैं उस समय में वापस चला गया जब मैं अंदर आया था। चारों ओर अंधेरा था। बस इतना ही है कि अंधेरे में एक विशालकाय संरचना विद्यमान है जो कई हजार मीटर लंबी है। वह एक विशालकाय अजगर था। पूर्वी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में वर्णित एक विशिष्ट ड्रैगन। सदमे से अजगर की शक्ति की हल्की हल्की धाराएं निकली और इस विशालकाय अजगर के शरीर पर अनगिनत भयानक घाव थे। यह कल्पना करना कठिन था कि इसने किस प्रकार के युद्ध का सामना किया होगा। जियांग यांग की सांस फूल रही थी। मूल पुस्तक में वर्णित है कि इस दिव्य ड्रैगन ने अपनी मृत्यु से पहले इस गुप्त क्षेत्र को संघनित किया था ताकि उसकी सच्ची आत्मा का एक अंश नष्ट न हो जाए। ड्रैगन की सच्ची आत्मा का यह अंश ही विरासत में मिला पेशेवर ड्रैगन टोटेम भी है। प्राचीन काले सोने के चाकू से हल्की रोशनी निकली जिससे जियांग यांग के घावों में आराम मिला। इन ड्रैगन शक्तियों ने पहले ही जियांग यांग पर बहुत दबाव डाल दिया था। इसी क्षण जियांग यांग अजगर के सिर की ओर बढ़ा। अजगर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके 2 सींगों पर लाल प्रकाश की एक किरण दिखाई दी जो अजगर का प्रतीक था। जियांग यांग की गति तेज हो गई, उसके होठों के कोने से खून बहने लगा और काले सोने की प्राचीन तलवार की चोट विलंब सीमा तक पहुंच गई। मूल पुस्तक में जब ये फैन अजगर की ओर बढ़ा तब तक वह एक खूंखार व्यक्ति बन चुका था। स्वाभाविक रूप से मैं इस समय इससे बच नहीं सकता था, लेकिन जियांग यांग ये फैन से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे हड्डियों के दबने की आवाज भी सुनाई दी। यह ड्रैगन प्रतिष्ठा विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए है। मूल पुस्तक में ये फैन द्वारा ड्रैगन टोटेम को ले जाने के बाद भी यह गुप्त क्षेत्र मौजूद रहता है। ड्रैगन का शरीर तो गायब हो जाता है, लेकिन ड्रैगन प्रतिष्ठा अभी भी बनी रहती है। इसलिए एक 5वें स्तर का पेशेवर इस गुप्त क्षेत्र में रहस्य का पता लगाने की इच्छा से प्रवेश कर गया, लेकिन लॉन्ग वेई द्वारा कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई। जिनके पास दृढ़ संकल्प नहीं है वे ड्रैगन टोटेम को छीन नहीं पाएंगे। इस समय जियांग यांग को निशाना बना रहा लॉन्ग वेई साधारण लोगों के स्तर का ही है। अमेरिकी टीम का सीरम एक शारीरिक प्रत्यारोपण है और जियांग यांग मूल रूप से एक साधारण इंसान है। ये फैन जो कुछ भी ले जा सकता है मैं भी वही ले जा सकता हूँ। जियांग यांग ने अपना सिर उठाया, उसकी सांस फूल रही थी। अत्यधिक दबाव के कारण उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में खून का प्रवाह रुक गया है। लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता रहा। 7 छिद्रों से खून बहने लगा और शिकारी की अंतर्दृष्टि अजगर की जानकारी की जांच नहीं कर सकी, लेकिन जियांग यांग एक तरह के सम्मोहन में था। आखिरकार वह एक साधारण व्यक्ति है। जियांग यांग की आध्यात्मिक इच्छा शक्ति ये फैन जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन वह भी जीना चाहता है। जीवित रहने की सबसे आदिम इच्छा जागृत हुई और जियांग यांग दबाव में आकर अजगर के माथे के नीचे आ गया। 2 ड्रैगन सींगों के बीच स्थित टोटेम चिन्ह नीचे उतरा और जियांग यांग की आंखों के सामने अनगिनत तस्वीरें कौंध गईं। ब्रह्मांड और तारों भरे आकाश में एक विशालकाय अजगर एक अवर्णनीय राक्षस से लड़ रहा है। जियांग यांग उस राक्षस के रूप का वर्णन नहीं कर सका। उसे लगा जैसे वह पागल हो गया हो और उसकी सोच एक नजर में ही विकृत हो गई। यहाँ तक कि वह अपनी चेतना खो बैठा, उसका वर्णन नहीं कर सका और न ही उसे व्यक्त कर सका। असंख्य छवियां कौंध गईं। विशालकाय अजगर लड़ाई में हार गया और उस अवर्णनीय राक्षस द्वारा उसे खाई में खींच लिया गया। सब कुछ विकृत होने लगा। अंतिम दृश्य में अजगर गिरता है जो पृथ्वी पर इस रहस्यमय स्थान में परिवर्तित हो जाता है। तस्वीर के अंत में जियांग यांग के माथे पर ड्रैगन का प्रतीक चिन्ह भी उकेरा गया था। एक अजगर की दहाड़ ने जियांग यांग को समाधि की अवस्था से बाहर निकाल दिया।